गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास की बुक लोकतांत्रिक राजनीति के 7वें चैप्टर से रहेगा। 7वां चैप्टर है हमारा लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। अधिक जानकारी के लिए आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो आज हमने पढ़ना है कि लोकतंत्र किस प्रकार से सफल है, कितना असफल है और किस प्रकार लोकतंत्र प्रणाली एक बेहतर प्रणाली है और लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए उनकी चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। ये सारी बातें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र होता है जनता का शासन, जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, नीति निर्माण करते हैं। अल्टीमेटली लोकतंत्र जनता का शासन होता है। इसमें यह राजनीतिक समानता पर आधारित होता है। राजनीतिक समानता पर आधारित होता है लोकतंत्र। तो पहले हम जान लेते हैं कि लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करते बल्कि स्वयं नीति निर्माण करते हैं। जितने भी लोग होते हैं सभी लोग नीति निर्माण के कार्यों में भाग लेते हैं। ये पुराने यूनान में तो ये प्रचलित था क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन आज की बहुत ज्यादा जनसंख्या को देखते हुए प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलन में नहीं। अंडरस्टैंड? अब बात आती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसा कि आज के दिन प्रचलन में है, सभी लोकतांत्रिक सरकारें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के आधार पर चुनी जाती है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि नीति निर्माण करते हैं सभी लोगों के हक के। अंडरस्टूड? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो अब बात आती है कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार लोकतंत्र एक बेहतर शासन प्रणाली है। देखिए, लोकतंत्र पहली बात तो यह है कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। जैसे अगर हम अपने भारत देश का ही उदाहरण लें तो हमारे देश में मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार दिया गया है। अगर हमारा देश लोकतंत्र नहीं होता तो इस प्रकार के अधिकार संभव नहीं थे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी विशेषता क्या है? इसमें नागरिकों के समानता को बढ़ावा देती है। दूसरी बात है व्यक्ति की गरिमा में विश्वास करती है। इससे निर्णयों में बेहतरी आती है। लोकतंत्र में प्रत्येक निर्णय में आए दिन सुधार आता जाता है, लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है। फिर है इसमें संघर्षों को टालने और संभालने का रास्ता बताता है लोकतांत्रिक प्रणाली। अगर कहीं संघर्ष है तो उसका मिल बैठ करके उसका समाधान निकाल लिया जाता है। जैसे कि हमने पिछले साल हमने बेल्जियम के बारे में देखा, श्रीलंका के संविधान के बारे में देखा कि उन लोगों ने, बेल्जियम ने तो अपना लोकतांत्रिक माध्यम से सत्ता का बंटवारा करके अपना समाधान निकाल लिया था। टकराव का रास्ता उन्होंने, टकराव कम कर दिया था, समाधान उन्होंने खोज लिया था। अब बात आती है इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि अगर मान लो शासक दल गलती करता है तो विपक्षी दल, जैसे हमने कल राजनीतिक दल वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि एक विरोधी दल होता है जिसे विपक्षी दल भी कहते हैं, एक सत्ताधारी दल होता है। अगर सत्ताधारी दल कोई गलती करता है तो विपक्षी दल उसको, उसकी गलत नीतियों को उजागर करता है और उसे फिर गलतियों को सुधारने का मौका मिल जाता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हमने पढ़ा लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन प्रणाली है। और ज्यादा डिटेल में इस बारे में जानना है तो 9th क्लास की लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों की एक वीडियो मेरी पहले से उसमें। ओके, अब आइए देखते हैं कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन उपलब्ध कराता है। उत्तरदायी शासन उपलब्ध कैसे कराता है? नंबर 1, लोकतंत्र जनता का शासन है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी भी है। उत्तरदायी मतलब उत्तर देना ही पड़ेगा उन्हें। अगर जनता की कोई समस्या है
तो अपने प्रतिनिधि से ही वो पूछे। तो इस प्रकार से अगर प्रतिनिधि जनता की समस्याओं का उत्तर नहीं देता है तो उसे अगले वाले चुनाव में जनता के रोष का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार है, क्योंकि वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेह है जनता के प्रति। दूसरी बात है जिम्मेदार सरकार। यस, अगर आपने वैसे भी देखा होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी ले ली जाती है जो भी कंसर्न प्रतिनिधि होता है। तो इस तरह से जब लोकतंत्र को सफल बनाने की जिम्मेदारी, लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और उस समस्या का समाधान निकालते हैं। फिर बात आती है तीसरी कि लोकतंत्र किस प्रकार एक वैध शासन है। वैध होता है बेटा जिसे लोग मानते हो। जैसे कि आपने देखा होगा चुनाव में जो भी जनाधार आता है उसे, चाहे जीतने वाला जो दल है वो अपनी सरकार बना लेता है और हारने वाला दल भी उस जनाधार को स्वीकार करता है और विपक्ष में बैठने का निर्णय लेता है। इस प्रकार की लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो वैध है, क्योंकि लोग इसे मानते हैं, प्रतिनिधि से मानते हैं, राजनीतिक दल इसे मानते हैं। जो जनता का जनाधार है उसे सभी लोग स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से लोकतंत्र एक वैध शासन उपलब्ध कराता है। अंडरस्टूड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10th के हिसाब से कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन उपलब्ध कराता है। उत्तरदायी तो इस तरह से है कि ये जनता का शासन है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं और जनता के प्रति वो जवाबदेह है। अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते हैं तो जनता उसे अगले वाले चुनाव में उसे जनता के रोष का सामना करना पड़ता है। जिम्मेदार है किसी भी नीति निर्माण, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं और अगर उन नीतियों में कोई भी खामी होती है तो उसकी जिम्मेदारी राजनीतिक दल लेता है। इसी प्रकार ये वैध शासन भी है क्योंकि इसको सभी लोग मानते हैं, चाहे जनाधार को सभी लोग स्वीकार करते हैं, चाहे वो जीतने वाला दल है चाहे वो हारने वाला दल है। ओके, अब देखते हैं हम लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और सामंजस्य से बैठाता है। जैसे हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि लोकतंत्र सबसे बेहतर प्रणाली है और जहां पर बहुत ज्यादा विविधता है वहां तो लोकतंत्र और भी ज्यादा अच्छी प्रणाली है। किस प्रकार ये सामंजस्य बैठाता है, किस प्रकार ये सामाजिक विविधता को संभालता है। देखिए नंबर 1 पॉइंट कि लोकतंत्र में सिर्फ बहुमत का ही शासन नहीं होता, उसमें अल्पमत के हितों को भी ध्यान में रखा जाता है। आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पमत के लोगों के लिए सरकार समय समय पर नीतियां बनाती रहती है, गरीब लोगों के लिए भी समय समय पर नीतियां बनाती रहती है और जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनके लिए भी समय समय पर नीतियां बनाती रहती है, जिससे कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो वंचित तबका है उसमें रोष उत्पन्न ना हो। तो इस तरह से लोकतंत्र सामंजस्य ला देता है, सामाजिक विविधता को संभाल लेता है, क्योंकि इसमें बहुमत के साथ साथ अल्पमत का भी सम्मान किया जाता है, उनका भी ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात आती है इसमें प्रत्येक को कभी कभी बहुमत का हिस्सा बनने का मौका अवश्य मिलता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी समितियां बनाई जाती हैं जो नीति निर्माण कार्य में को पूरा करती हैं, तो उन समितियों में किसी न किसी अल्पसंख्यक समुदाय को भी जरूर कभी ना कभी मौका मिलता है। तो इस तरह से सभी लोग, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो अल्पसंख्यक हैं, सभी लोगों को अपनी हिस्सेदारी को दिखाने का मौका मिलता है, अपनी बातों को रखने का इसमें मौका मिलता है। इस तरह से लोकतंत्र एक जिम्मेदार और सामाजिक विविधता को बनाए रखती है, सामंजस्य को बनाए रखती है। ओके, अब बात आती है कि आर्थिक विकास और लोकतंत्र में क्या संबंध है। जैसा कि अगर आप अपनी बुक देखोगे तो उसमें कुछ आपको बॉक्सेस में दिया हुआ है कि एक तरफ तो है शासन का प्रकार वाले देश और दूसरा है विकास दर। शासन का प्रकार में हम 4 कैटेगरी बनाते हैं, एक लोकतांत्रिक देश है, दूसरे गैर लोकतांत्रिक देश है, फिर तीसरे नंबर पे हम रखते हैं लोकतंत्र में जो गरीब देश है और गैर लोकतंत्र में जो गरीब देश है।
इनमें विकास दर की हम तुलना करते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में विकास की दर 3.95%, जबकि गैर लोकतांत्रिक में विकास दर 4.42%। ये देखिए यहाँ पे लगभग 1% से भी कम का अंतर है। इस हिसाब से तो हम ये कहेंगे कि तानाशाही अच्छी है आर्थिक विकास के लिए, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो किसी भी व्यवस्था को अच्छा या बुरा बनाते हैं। दूसरी बात, लोकतंत्र के जो गरीब राष्ट्र हैं वहां पर विकास दर है 4.34 और गैर लोकतंत्र के जो गरीब राष्ट्र हैं वहां पर है 4.28। यहाँ पर अंतर बहुत कम है, तो ये नेग्लिजिबल अंतर है, उतना ज्यादा अंतर नहीं है कि हम तानाशाही को लोकतंत्र से बेहतर बता दें, उतना अंतर हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। किसी भी देश की विकास दर के लिए आर्थिक आंकड़ों की तुलना करने के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि उस देश की जनसंख्या कितनी है, उस देश के वैश्विक स्थिति कितनी कैसी है, उसकी विदेशों के साथ उसके कैसे संबंध हैं, या आर्थिक विकास में किस चीज को प्राथमिकता दे रहा है, क्या वो सिर्फ आर्थिक विकास में उद्योगों को प्राथमिकता दे रहा है या सभी लोगों को साथ लेकर के चल रहा है, जिससे उनकी बुनियादी जरूरतें को भी पूरा किया जाता है। तो इस तरह से सिर्फ आर्थिक आंकड़ों के आधार पर हम किसी भी शासन व्यवस्था को बेहतर या खराब नहीं बता सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे जितना मर्जी भ्रष्टाचार हो, चाहे जितना मर्जी उसमें कार्य में देरी लगती हो, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर हम देखेंगे कि 70% से भी ज्यादा लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही एक बेहतर व्यवस्था बताते हैं। अंडरस्टूड? तो अब बात आती है कि लोकतंत्र एक बेहतर व्यवस्था है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आए दिन आप हड़ताल देखने को मिलती है, आए दिन लोगों में रोष देखने को मिलता है। तो पहली बात तो अगर हड़ताल हो रही है, अगर लोग अपनी बातों को रख रहे हैं सरकार के सामने, तो ये इस बात का प्रमाण है कि वहां पर लोकतंत्र सही मायने में कामयाब है। देखिए, लोकतंत्र भी एक शासन का स्वरूप है। लोकतंत्र अपने आप में कुछ नहीं है, ये एक शासन का स्वरूप है। ये बेहतर शासन की स्थितियां उपलब्ध कराता है लोगों के सामने। उन परिस्थितियों का फायदा उठा करके अपना विकास स्वयं करना होगा लोगों को, तभी कोई शासन व्यवस्था अच्छी बन सकती है, जब लोग उसमें आगे आएंगे, अपने आप को बेहतर बनाएंगे। ओके, तो अब कुछ एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं हम। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि नागरिकों के गरिमापूर्ण, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का समाधान लोकतंत्र में किस प्रकार किया जाता है, या लोकतंत्र को किस प्रकार बेहतर शासन प्रणाली बनाया जा सकता है, लोकतंत्र की समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट है, सर्वहित को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाए, यानी कि सबको ध्यान में रख करके नीति निर्माण किया जाए, चाहे वो अल्पसंख्यक है, चाहे वो बहुसंख्यक है, चाहे वो महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग से संबंध रखता है, सभी को ध्यान में रख करके नीतियां बनाई जाएंगी कि तो लोकतंत्र के सफल होने की संभावना ज्यादा रहेगी, लोगों का जीवन गरिमापूर्ण और सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकारी कामकाज में जितनी ज्यादा पारदर्शिता होगी, उतनी ही ज्यादा नीतियां सही समय पर लागू होंगी, भ्रष्टाचार कम होगा, और इस तरह की पारदर्शिता सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा लाने की कोशिश की गई है, जिसे हम आरटीआई कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लोगों को कर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि सरकार जन कल्याण के कार्यों को ज्यादा से ज्यादा कर सके। लोगों को टैक्स चोरी नहीं करना चाहिए, जिन लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा है उसके हिसाब से उन्हें अवश्य ही कर देना चाहिए, इसके लिए भी, जिससे कि गरीब लोगों के लिए सरकार कल्याण के कार्य कर सके, क्योंकि सरकार के पास पैसा वही तो पैसा आएगा जो लोग टैक्स के रूप में देते हैं। आगे बात आती है मतभेद आपसी बातचीत से सुलझाए जाए, ऐसे इतने मतभेद ना बढ़ने दिए जाए जो कि राष्ट्र की एकता को खतरा हो, आपसी मतभेद के बातचीत के द्वारा सुलझा लिया जाए मतभेद। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों और समाज के वंचित वर्गों को विशेष सुविधाएं दी जाए,
ताकि वो अपने आप को अपने ही देश में बेगाना महसूस ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुली बहस हो। ये सिर्फ एक कमरे में बैठकर ना ली जाए, सभी लोगों को इसके ऊपर बोलने का मौका दिया जाए ताकि सभी सुदृढ़ जनता, जनमत सुदृढ़ हो, सभी लोगों को, सभी जनता को राजनीतिक शिक्षा मिले। अब आता है नीति और कार्यक्रमों को सुचारू रूप से लागू किया जाना चाहिए। कई बार नीतियां तो बहुत अच्छी होती है लेकिन वो ग्रास रूट तक पहुंचते पहुंचते उनमें कुछ बदलाव हो जाता है। इस तरह के बदलाव नहीं होने देने चाहिए। सुचारू रूप से जिन लोगों के लिए जो नीति बनाई गई है उस तक पहुंचना चाहिए। ओके, तो फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा। लोकतंत्र क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमने पढ़ा जिसमें सीधे लोग जनता नीति निर्माण में भाग लेते हैं, कोई प्रतिनिधि नहीं होता। आज के दिन ये कामयाब नहीं है। दूसरा हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पढ़ा, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि भाग लेते हैं, वही नीति निर्माण करते हैं। ये आजकल सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रचलन में है। फिर हमने देखा कि लोकतंत्र शासन बेहतर है क्योंकि ये नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखता है और अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा करता है। गुंजाइश रहती है इसमें सुधारने की, संघर्षों को टालने और संभालने का भी रास्ता दिखाता है। फिर हमने देखा था कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। फिर किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को बनाए रखता है। आर्थिक विकास और लोकतंत्र में क्या संबंध है, ये भी हमने पढ़ा। हमने बताया आपको कि सिर्फ आर्थिक आंकड़ों के आधार पर हम किसी भी शासन व्यवस्था को बेहतर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और भी बहुत सारे तर्क होते हैं, दावे होते हैं, और भी बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे उस देश की जनसंख्या, उस देश की वैश्विक परिस्थिति, उस देश के विदेशों से कैसे संबंध है और उस देश ने किस चीज को प्राथमिकता दी है। क्या वो सिर्फ बहुसंख्यक लोगों के हितों की बात सोच रहा है या वो सब लोगों को एक साथ लेकर के चल रहा है, या लोग वहाँ के कितने ज्यादा संतुष्ट हैं, कितने गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं। इन सब बातों के ऊपर भी किसी देश का विकास निर्भर करता है। ओके, तो उसके साथ साथ ही हमने यहाँ पर पढ़ा था कि लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली चुनौतियों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। ये 7-8 पॉइंट है, ये भी आपने कॉपी में लिखने हैं। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। और इसके साथ साथ आप जो 9th क्लास की एक वीडियो है मेरी, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर इस चैप्टर में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कंप्लीट करने में सक्षम हो। ओके, थैंक यू।